नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम अपना सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास है हमारा। सेकेंड ईयर में भी हमारे दो पेपर चलते हैं। फर्स्ट पेपर है हमारा मानव विकास और सेकंड पेपर है वस्त्र विज्ञान। आज हम वस्त्र विज्ञान से शुरुआत करेंगे। तो वस्त्र विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट रेशा से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि वस्त्र की मूल इकाई जो है वो रेशा है। प्राचीन काल में मनुष्य जब वस्त्र नहीं होते थे तो मनुष्य धूप, गर्मी, बरसात, आग आदि से बचने के लिए वृक्ष की छाल, जानवरों की खाल, पत्तियाँ और आदि के आवरण बनाकर अपने आप को ढकता था। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मानव ने रेशों की खोज की और उन्हें बँटकर, ऐंठन देकर और उनसे बुनकर वस्त्र बनाने लगा। रेशों का प्रथम और मौलिक वर्ग प्राकृतिक रेशे होते हैं। मुख्य रूप से अगर हम बात करें उद्गम के आधार पर तो रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। जैसा कि स्क्रीन पे आपको पूरा एक चार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें रेशों का वर्गीकरण दिया गया है पूरा कंप्लीट। तो उसमें आप देखेंगे कि रेशों को 3 भागों में बांटा गया है: प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे और विशिष्ट रेशे। प्राकृतिक रेशे वापस 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। फर्स्ट है वानस्पतिक रेशा, सेकंड है प्राणीज रेशा और थर्ड है खनिज रेशा। वानस्पतिक रेशे पुनः 3 भागों में विभाजित किए गए हैं: बीज वाला रेशा, तने वाला रेशा और पत्ते वाला रेशा। बीज वाला रेशे कौन से होते हैं? जैसे कपास, कपोक आदि। तने वाले रेशों में लिनन, जूट, हेम्प, सन आदि आते हैं। और पत्ते वाले रेशे जैसे पिना, सीसल आदि। इसी प्रकार प्राणीज रेशे, उनको 2 भागों में बांटा गया है: ऊन और रेशम। प्राणीज रेशे अर्थात प्राणियों से प्राप्त होने वाले रेशे, वानस्पतिक रेशे अर्थात वनस्पति से प्राप्त होने वाले रेशे, और खनिज रेशे जो खनिज पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं। प्राणीज रेशे भी 2 भागों में विभाजित किए गए हैं: ऊन और रेशम। और खनिज रेशे 3 भागों में विभाजित किए गए हैं: सोना, चांदी और एस्बेस्टस। ये सारे हैं प्राकृतिक रेशे। सेकंड विभाजन क्या है? कृत्रिम रेशों के रूप में। कृत्रिम रेशे 2 भागों में विभाजित किए गए हैं। एक होता है मानवकृत रेशा और दूसरा है संश्लेषित या रासायनिक रेशा। मानवकृत रेशा जो है उसे वापस 3 भागों में विभाजित किया गया है: नाइट्रोसेलुलोज, क्यूप्रोमोनियम और विस्कस। ठीक है। और सेकंड जो है रासायनिक या संश्लेषित रेशा, उसे विभाजित किया गया है: नायलॉन, टेरिलिन, टेरिकोट, एक्रिलिन, फाइबर ग्लास आदि। थर्ड जो है वो विशिष्ट रेशों के रूप में विभाजित किया गया है, और विशिष्ट रेशों को भी वापस 3 भागों में विभाजित किया गया है: परिवर्तित रेशे, मिश्रित रेशे और विशिष्ट रेशे। तो ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन चार्ट दिया गया है, रेशों का वर्गीकरण दिया गया है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो उनमें फर्स्ट हम बात करते हैं प्राकृतिक रेशों की। प्राकृतिक रेशे अर्थात प्रकृति से प्राप्त सभी रेशे, प्रकृति प्रदत्त सभी रेशे। ठीक है, जो प्रकृति में उपस्थित पदार्थों या स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़, पौधे, पत्तियाँ, छाल, जानवर, कीड़े, खनिज पदार्थ आदि। इन सब से किसी भी रूप में यदि कोई रेशा प्राप्त होता है तो वह प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक रेशे जो है वो प्राचीन काल से हम देखेंगे, राजा महाराजाओं के ज़माने जैसे रामायण, महाभारत, बौद्ध काल में भी इनका उल्लेख मिलता है। उस समय भी जो लोग होते थे रामायण महाभारत काल में, बौद्ध काल में राजा महाराजा हुआ करते थे। आप देखेंगे कि उनमें हमने देखा है कि वो उनके वस्त्र प्योर रेशम से बने होते थे, सोने चांदी के तारों से बने हुए होते थे। बड़े बहुमूल्य वस्त्र वो धारण किया करते थे।
प्राकृतिक रेशों का वर्गीकरण हमने देखा था अभी, जिसमें तीन भागों में विभाजित किया गया है प्राकृतिक रेशे को, वानस्पतिक रेशा, प्राणीज रेशा और खनिज रेशा। तो फर्स्ट आ जाइए वनस्पति रेशा। वानस्पतिक रेशा यानी वनस्पति से प्राप्त रेशे। अब वनस्पति क्या होती है? बीज हो गए, पत्ते हो गए, तना हो गया, ये वनस्पति कहलाती हैं। इनसे जो रेशे प्राप्त होते हैं वो वानस्पतिक रेशे कहलाते हैं। पेड़ पौधों की जो का जो मुख्य भाग होता है वो किससे बना होता है? सेलुलोज से। पौधों की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनमें मुख्य रूप से सेलुलोज उपस्थित होता है, और सेलुलोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वानस्पतिक रेशों का मुख्य जो तह में सेलुलोज पाया जाता है। वानस्पतिक रेशों को भी वापस तीन भागों में विभाजित किया है, तने वाला, बीज वाला और पत्ते वाला। ठीक है, बीज वाले में हमने एग्जाम्पल बोला था कपास, कपोक। ठीक है, ये सब बीज वाले होते हैं। आपने कपास देखा होगा, कपास का फ्लावर होता है, फ्लावर के बाद एक वो कली के रूप में बंद हो जाता है ग्रीन, और उसी के अंदर कॉटन का डेवलपमेंट होता है। उसके बीच में एक सीड होता है जिसके चारों ओर कॉटन लिपटी हुई रहती है। जब वो कली पक कर सूख जाती है तो वो फट जाती है और उसके अंदर का कॉटन बाहर निकल आता है, जिसको कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उसमें से सीड्स को अलग करके रेशे अलग कर लिए जाते हैं। कपास की यदि हम बात करें तो बहुत अधिक मजबूत, टिकाऊ और सुंदर रेशा होता है। विश्वव्यापी रेशा माना गया है। ग्रीष्म ऋतु में वो उगता है और उपजाऊ काली मिट्टी उसके लिए आवश्यक होती है। 5 से 6 फीट का पौधा होता है जिसमें फ्लावरिंग होती है 2 रंगों की। एक होता है ऑफ वाइट क्रीम रंग का फ्लावर, दूसरा होता है बैंगनी रंग का फ्लावर। प्रारंभ में जब फूल खिलता है तो वो क्रीम रंग का होता है और धीरे धीरे वह बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाता है। जब वह फूल जड़ जाता है तो एक कली के रूप में, जो मैं कह रही हूँ कोआ कहते हैं जिसे कोए, उसके रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जब वह परिपक्व होती है तो उसके अंदर से वाइट श्वेत रंग का कॉटन फाइबर निकलता है जो एक बीज के चारों ओर लिपटा हुआ रहता है। उसे नीचे ज़मीन पर गिरने से पहले कलेक्ट कर लिया जाता है और उसमें से रेशे, सफ़ेद रंग के जो रेशे होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है और सीड को अलग कर निकाल लिया जाता है। उन रेशों से सूत का निर्माण किया जाता है। सामान्यतः कपास का जो उत्पादन है वो भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका में होता है। भारत विश्व के कुल उत्पादन का दूसरा स्थान रखता है। विश्व में कपास उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है और फर्स्ट स्थान अमेरिका का आता है। अमेरिका विश्व के कपास उत्पादन का 40% जो भाग है वो उत्पादित करता है। इसी प्रकार नेक्स्ट था तने वाला रेशा, जिसमें हमने कहा था कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके तनों से जो रेशा प्राप्त होता है उसे तने वाला रेशा कहते हैं। विभिन्न विधियों के द्वारा तनों को फर्मेंटेशन करके, खमीरीकृत करके उनमें से रेशे खींच कर निकाले जाते हैं और तने से प्राप्त रेशा ही तने वाला रेशा कहलाता है, जैसे जूट, हेम्प, लिनन, सन आदि। लिनन से हम सब कुछ हम अच्छे से वाकिफ़ हैं, डेली रूटीन में हमारे टच में रहता है लिनन। आज के टाइम में तो लिनन काफ़ी प्रचलन में है, काफ़ी वस्त्र तैयार होते हैं लिनन के, बड़े सुंदर सुंदर, बहुत पसंद किए जाते हैं मार्केट में। लिनन यानी फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त होता है जो कि समशीतोष्ण जलवायु में विकसित होता है और नमी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है इस पौधे को। पौधे की लंबाई 57 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर तक होती है और इसकी लिनन की जो क्वालिटी है वो उसके पौधे पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है कि सफ़ेद फ्लावर वाला जो पौधा होता है उससे मोटा खुरदरा रेशा प्राप्त होता है
और नीले फ्लावर वाला, ब्लू फ्लावर वाला जो पौधा होता है उससे महीन उच्च कोटि का रेशा प्राप्त होता है। यानी कि पौधे पर जब फ्लावर खिलता है तभी पता चलता है कि हमें कौन सी क्वालिटी का लिनन उससे प्राप्त होगा। पौधे की जो तना होता है वो लंबा होता है, उसे काट कर गलने के लिए छोड़ दिया जाता है, जड़ सहित उखाड़ा जाता है उसे, और जब उसे गलाया जाता है तो ऊपर का जो कवर होता है, तने का छाल जो होती है वो गलकर अलग हो जाती है और अंदर उसके जो रेशे होते हैं वो पृथक पृथक हो जाते हैं। रेशों में पैक्टिन नामक गोंद लगा होता है, मोम लगा रहता है, जिसे हटाकर बड़ी सफाई से उसमें से महीन पतले लंबे रेशे खींचकर निकाले जाते हैं। लिनन का रेशा जो होता है वो लंबा, चिकना, चमकदार होता है, जिसे अत्यंत ही कोमल और महंगे वस्त्र तैयार किए जाते हैं। लिनन से रेशा निकालने और रेशे से धागा बनाने तक के जितने भी कार्य होते हैं वो सब हाथों के द्वारा किए जाते हैं। इसीलिए लिनन का जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा हाई होता है। लिनन एक महंगा रेशा होता है। लिनन का उत्पादन सामान्यतः अमेरिका, इंग्लैंड, मध्य एशिया, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और उत्तरी आयरलैंड में होता है। बेल्जियम में सर्वोत्तम क्वालिटी का रेशा उत्पादन किया जाता है लिनन का। इसी प्रकार सेकंड इसमें हमने तने वाले रेशे में जूट लिया था, जो जूट से भी हम काफ़ी फैमिलियर हैं। हमारे घरों में, हमारे आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी यूज़ आता है जूट। बोरियां बनाने में, बैग्स बनाने में, डोरमेट बनाने में, दरियाँ बनाने में, ये सब काफ़ी काम आता है जूट। जूट जो होता है वह भी भारत के कपास के पश्चात सबसे अधिक उत्पादित होता है भारत में और सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। उष्ण और नम जलवायु में की आवश्यकता होती है। 6 से 12 फीट लंबाई का और मोटाई एक उंगली के बराबर वाला पौधा होता है और एकदम सीधे रेशे प्राप्त होते हैं इसके तने से। पीले रंग के फूल वाले पौधे में उत्तम श्रेणी के रेशे प्राप्त होते हैं, जबकि फूल मुरझाने लगते हैं और तने जब वो पौधे पर फूल मुरझाने लगता है तो तने को काट कर गलने के लिए, फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है और जब उसकी ऊपरी छाल गल जाती है तो उसके अंदर से लिनन के समान ही रेशा पृथक पृथक होकर निकल आता है। जूट के रेशे येलो रंग के होते हैं, अत्यंत चिकने और चमकदार होते हैं। रेशम से भी ज़्यादा चमक इनमें पाई जाती है, लेकिन कड़क होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं। कड़क खुरदरे होने के कारण ही इनका उपयोग वस्त्र बनाने में नहीं किया जाता था। बोरी, टाट, डोरी, फर्श पर बिछाने के लिए दरियाँ, गलीचे, डोरमेट आदि में किया जाता था। जूट का उपयोग ज़्यादातर सबसे ज़्यादा बोरियां बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि सामान की पैकेजिंग के लिए मटेरियल बनाने में किया जाता है। क्योंकि इसमें कीड़ों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बहुत अधिक होती है, इसलिए इसका प्रयोग पैकेजिंग के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत और बांग्लादेश में होता है। नेक्स्ट था खनिज रेशे, पत्ते वाले रेशे, बीज वाले रेशे हो गए, तने वाले रेशे हो गए। अब नेक्स्ट है पत्ते वाले रेशे। पत्ते वाले रेशे जो वनस्पति के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं, खास तौर से पिना और सीसल इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे पौधे जिनमें तना नहीं होता, डायरेक्ट जड़ के पास से पत्तियां निकल आती हैं। पिना, जिसे हम पाइनएप्पल की पत्तियों से प्राप्त करते हैं, पिना रेशा जो होता है वह पाइनएप्पल की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। अत्यंत ही मुलायम, श्वेत, चमकदार और कोमल और रेशा होता है। इनके रेशों में अत्यंत ही मजबूती, टिकाऊपन पाया जाता है। इसके वस्त्र अत्यंत मजबूत, टिकाऊ होते हैं। आर्द्रता और अवशोषण क्षमता भी इसके रेशों में बहुत अत्यधिक होती है।
फिलीपाइन में इन रेशों से बने परिधान अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। बैग, चटाई, झूले आदि भी बनाए जाते हैं इनसे। इसी प्रकार सीसल, जो सीसल नामक पौधे से प्राप्त होता है, यह भी, इसकी भी पत्तियां ज़मीन से ही निकलती हैं, तना नहीं होता है। इन पत्तियों को हाथों से तोड़कर पटक पटक के खुरच कर सावधानी से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। अत्यंत ही मजबूत, चमकदार, टिकाऊ, परंतु मोटे और खुरदरे रेशे होते हैं। उत्तम कोटि की रस्सी, सूतली आदि बनाने के काम आता है। ये थे आपके वानस्पतिक रेशे। जितने भी अभी हमने डिस्कस किए वो सारे हैं वानस्पतिक रेशे। सेकंड जो प्राकृतिक रेशा होता है वो होता है प्राणीज रेशा। प्राणीज रेशा जो कि जानवरों, प्राणियों, कीड़ों आदि से प्राप्त किया जाता है, वह प्राणीज रेशा कहलाता है। मुख्य रूप से इसमें ऊन और रेशम आता है, जो कि ऊन जानवरों से प्राप्त होता है और रेशम कीड़ों से प्राप्त होता है। ऊन ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो ऐसे जानवर जिनके बाल लंबे होते हैं, उनके बालों से ऊन प्राप्त होती है। और विशेषकर जो ठंडे प्रदेशों में जानवर पाए जाते हैं, उनके बाल लंबे लंबे होते हैं, उनसे अच्छी उत्तम क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं, जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता जाता है और ऊंचाई बढ़ती जाती है, वहाँ पर पाए जाने वाले जानवरों के बाल अच्छे, लंबे, घने और मुलायम होते हैं और उनसे प्राप्त ऊन भी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। ऊन की जो क्वालिटी होती है वो जानवर के कौन सी प्रजाति का है, उसका पोषण और उसके शरीर के विभिन्न भागों, जहाँ कहाँ से उससे ऊन प्राप्त की गई पर निर्भर करती है। जैसे भेड़ जो होती है उससे ऊन प्राप्त होती है। भेड़ों के कंधे से लेकर पेट के भाग से जो ऊन प्राप्त होती है, कंधे से लेकर पेट के भाग से तक जो ऊन प्राप्त होती है वो उत्तम क्वालिटी की होती है। पीठ, पैर और शरीर के अन्य भागों से जो ऊन प्राप्त होती है वो निम्न श्रेणी की मानी जाती है। रीज़न हमें मालूम है कि जो पीठ, पैर, शरीर के अन्य भाग होते हैं वो गंदगी, मिट्टी, ज़मीन और इन सब के संपर्क में ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के बाल घिस जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, घुंघराले हो जाते हैं, उनमें गंदगी भर जाती है। इसलिए वहाँ से प्राप्त ऊन भी निम्न क्वालिटी की होती है। मैरिनो जाति की जो भेड़ होती है उसे सबसे उत्तम क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है। जितने बर्फीले क्षेत्र हैं और जितनी ऊंचाई पर आप बर्फीले क्षेत्रों में चले जाएंगे, वहाँ पर विशेष प्रजाति के जानवर पाए जाते हैं और जो बहुत ही कम संख्या में होते हैं और उनसे प्राप्त ऊन बहुत ही उत्तम क्वालिटी की भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है रेशम। रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। प्राचीन समय में राजा, महाराजाओं, सामंतों के वस्त्र रेशम से ही, प्योर रेशम से ही बनाए जाते थे। अत्यंत ही चमकीला, कोमल, लंबा, अति सूक्ष्म, मुलायम, मजबूत रेशा होता है। रेशम के कीड़ों से प्राप्त होने के कारण, रेशम के कीड़े बहुत कम संख्या में प्राप्त होने के कारण, या उनकी जो उनसे रेशम प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो अत्यंत जटिल होने के कारण अत्यंत ही बहुमूल्य और रेशम माना जाता है, जो कि काफ़ी महंगा होता है। प्योर रेशम जो होता है वो रेयरली ही देखने को मिलता है। रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियों को खाकर जीवित रहते हैं। उनके मुख के पास अति सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं, जिनसे कीड़े निरंतर सलाइवा, लार निकालते रहते हैं और जब वह लारनुमा पदार्थ कीड़े के चारों ओर लिपटता जाता है, वातावरण में वायु के संपर्क में आकर वह पदार्थ सूख जाता है और जब वह कीड़े के चारों ओर उसे कवर कर लेता है तो उस अवस्था में उस कीड़े को कोकून कहा जाता है। रेशे प्राप्त करने के लिए इन्हीं कोकून को एकत्रित किया जाता है और उन्हें उबलते हुए पानी में डालकर मार दिया जाता है। जब उबलते हुए पानी में डाला जाता है तो उनके चारों ओर लिपटा हुआ पदार्थ, उसका जो गोंद होता है वो लूज़ हो जाता है और वह रेशे के रूप में अलग होने लगता है और उसमें से रेशे खींचकर रील पर लपेट लिए जाते हैं। रेशम का उत्पादन सामान्यतः भारत, चाइना, जापान, फ्रांस, थाईलैंड में होता है। सबसे पहले रेशम का उत्पादन चाइना में हुआ था।
चाइना को ही उसकी जन्मभूमि कहा जाता है। भारत का चौथा स्थान आता है रेशम उत्पादन में। कई किंवदंतियाँ प्रचलित हैं रेशम उत्पादन के लिए। रेशम जो होता है उसमें जनरली बाल हैं, प्राणीज रेशे जो होते हैं वो जनरली बाल होते हैं, प्राणियों से प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रोटीन से निर्मित होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट आता है खनिज रेशे। खनिज रेशे यानी सोना, चांदी, एस्बेस्टस, जो खनिज पदार्थों के रूप में हमारे ज़मीन में से निकलते हैं। प्राचीन काल में चांदी, सोने के तारों से पूर्ण वस्त्र बनाए जाते थे, बड़े सुंदर। आजकल बहुत मूल्यवान होने के कारण, बहुत महंगे हो जाने के कारण पूर्ण वस्त्र तो उससे नहीं तैयार किए जाते, लेकिन हाँ उनसे जरी नुमा रेशे तैयार किए जाते हैं, जिनके द्वारा वस्त्रों पर कढ़ाई की जाती है और वह बड़े ही सुंदर लगते हैं। चांदी सफ़ेद रंग की होती है, खदानों से निकाली जाती है, गर्म कर पिघलाकर पतली बारीक तार के रूप में खींचकर लंबाई पहले रेशे तैयार किए जाते हैं। धातु होने के कारण काफ़ी भारी होती है, लटकनशीलता का अभाव होता है जिससे सॉफ्टनेस नहीं होती वस्त्रों में, और काफ़ी कड़क वस्त्र तैयार होते हैं। कंफर्टेबल नहीं होते हैं लेकिन सुंदर और आकर्षक होते हैं। चांदी कुछ ही दिनों पश्चात काली पड़ जाती है और उसकी धुलाई करना भी एक बड़ी समस्या के समान होता है। सोना चांदी के समान ही बहुमूल्य होता है, पीले रंग का होता है, अत्यंत महंगा होता है, बहुत ही बहुमूल्य वस्त्र तैयार होते हैं। तारों से वस्त्रों पर कढ़ाई की जाती है। इसमें भी लटकनशीलता का अभाव होता है। इनसे बने वस्त्रों में अनकम्फर्ट होते हैं, अच्छे से ड्रैप नहीं होते बॉडी पर, और लेकिन ऐश्वर्य और वैभव के प्रतीक माने जाते हैं। एस्बेस्टस जो होता है वो चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। अत्यंत ही महीन, कोमल, श्वेत रंग का लचीला धागा होता है। साउथ अमेरिका, कनाडा और इटली में इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं जिनसे एस्बेस्टस प्राप्त होता है। एस्बेस्टस के धागों में सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वह आग में जलते नहीं हैं, आग का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इनसे फायर प्रूफ अज्वलनशील जो वस्त्र होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। फायर ब्रिगेड में जो कार्य करते हैं उन व्यक्तियों के कपड़े और जो होते हैं वो इसी से तैयार किए जाते हैं। साथ ही रासायनिक प्रयोगशालाओं में भी इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। एरोप्लेन, थिएटर आदि के कर्टन वगैरह भी अग्नि अवरोधक बनाने होते हैं, तो इसी खनिज पदार्थ का प्रयोग करके वहाँ के पर्दे, ड्रैपरीज आदि बनाए जाते हैं। बड़े बड़े कारखानों में जब ध्वनि अवशोषकता की आवश्यकता होती है कि वहाँ की मशीनों की इतना शोर होता है, वह कल कारखानों से बाहर ना निकले, उसके लिए भी इस खनिज पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के रेशों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि एस्बेस्टस में ध्वनि अवशोषण करने की क्षमता भी अत्यधिक विद्यमान होती है। तो ये था हमारे प्राकृतिक रेशे, जिसका वर्गीकरण आपके सामने है और मैंने थोड़ा थोड़ा उसको अच्छे से डिस्क्राइब भी कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का जो वर्गीकरण है हमारा, क्लासिफिकेशन जो है हमारा रेशो का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।